Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the last section of Unit 4. Unit 4 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys, and I want to tell you that this is the last video of this subject. यानी हमने ये सब्जेक्ट भी ख़त्म कर दिया है आज, और आई एम हैप्पी दैट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपके कोऑपरेशन से ये चीज़ें होती जा रही हैं। इस यूनिट से आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। 4 वीडियोस में से मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी पहले मैं डाल चुकी हूँ। ये लास्ट वीडियो है जहाँ हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट है यानी कि वो टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। दूसरा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप चेक कर लें, वहाँ मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है। मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है। आप अच्छा लिखते हैं तो बुरा लिखते तो बुरा भी लगता है। सो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे अगर आपके पास कोई ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट आता है? क्या आप जो हमने अभी तक कॉज वॉज पढ़े उसके बेसिस पे आप कर पाएंगे? क्या कहते हैं ये बुक वाले, क्या कहते हैं, हमें क्या बताते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? जो ट्रीटमेंट है, अगेन पिंक हाईलाइट है तो आपको पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो ये बायोलॉजिकली बेस्ड अप्रोचेस भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जहाँ पे हम एंटी डिप्रेशन देते हैं क्योंकि डिप्रेशन एक कॉज हो सकता है ओवर ईटिंग का। एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं। अगर नहीं खाते तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनको भूख लगे। एंड इसके अलावा हम साइकोथेरेपी एंड फैमिली थेरेपीज़ ये भी यूज़ करते हैं। साइकोडायनामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बिहेवियरल और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ जो होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम एजुकेशनल थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम उनको न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे सकते हैं कि कितना फूड इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ होती हैं वो इन सब का कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि हम मेडिकेशन तो दे रहे होते हैं, साथ में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी कर रहे होते हैं साइकोथेरेपी की हेल्प से। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये देखा गया है 33% केसेस ऐसे हैं अगर हम उन्हें दवाइयाँ देते हैं तो 33% भाग जाते हैं आधे ट्रीटमेंट के बाद। कॉग्निटिव थेरेपी में ये देखा गया है कि 5% ऐसे पेशेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेते और भाग जाते हैं। सेकेंड, फैमिली ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो हम मीटिंग करते हैं सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं, क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मीटिंग करते हैं। क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स से बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं। और जो थेरेपिस्ट है वो फैमिली को एनकरेज करता है कि अपने बिलीव्स और बिहेवियर्स को देखे कि किस तरह का बिलीफ या बिहेवियर उनके अंदर है और वो क्या वही रीज़न है इस डिसऑर्डर का। और फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी हम बात करते हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अगेन टीम में भी काम करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। फैमिली एनकरेज करती है कि होमवर्क देती है हम फैमिली को कुछ काम देते हैं और बोलते हैं ये आप करके लाएंगे टास्क। इस तरह से हम काम करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। और थेरेपिस्ट फिर उसी के अपनी हाइपोथेसिस खुद बनाता है, मतलब कि थेरेपिस्ट जब बात करता है फैमिली मेम्बर से तो उसको आइडिया लग जाता है कि क्या कारण होगा इसके पीछे जो ये चीज़ें हो रही हैं, एंड उसके बेसिस पे फिर वो गाइड करता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट जो होता है ये वीकली से लेके बाई वीकली होता है। वीकली मतलब वीक में एक बारी, और बाई वीकली मतलब वीक में 2 बारी ये कॉग्निटिव थेरेपिस्ट बुलाते हैं थेरेपी के लिए। और जो थेरेपिस्ट है उसका मेन फोकस ये होता है कि जो क्लाइंट है उसका थॉट कैसे है, वो किस तरह से सोचता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स किस तरीके की हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसका जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का है, किस तरह की वो सोच रखता है अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। और उसकी एंग्जाइटी अगर कारण है इस चीज़ के लिए तो हम उसकी एंग्जाइटी दूर करने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो है दोनों को साथ मिलके ये काम करना होता है। सोसाइटी के परसेप्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन उसका क्या सोच है फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर, इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड फिर क्लाइंट के बिलीव्स के ऊपर बात करते हैं कि वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर किस तरह के बिलीफ रखता है या रखती है, उसके ऊपर बात करते हैं। देन हम थेरेपी में उसको एजुकेट भी करते हैं कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्या क्या उसकी बॉडी में वो किस तरीके से
बैलेंस डाइट लेते हुए भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती है, बॉडी इमेज को ठीक बनाया जा सकता है। तो थॉट प्रोसेस मतलब किस गलत थॉट है तो उसको हमें सही करना पड़ेगा, है ना। और अगर उसकी ईटिंग हैबिट ख़राब है तो हमें वो ठीक करना होगा। एंड देन उसको एक रेटिंग स्केल देते हैं जो हम इवेलुएट करते हैं, पता लगाते हैं कि अब वो कैसा सोचता है। तो टाइम टू टाइम करने से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट है साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट। साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? ये वीकली भी हो सकता है या वीक में 5 बारी भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल थेरेपी होती है। अगेन जो थेरेपी होती है ये अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पता करते हैं हम उसके, जो हमें किसने, फ्रूड ने बताया था कि जो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस है उसको कॉन्शियस में लेके आते हैं हम, कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। एंड देन उसके मोटिवेशंस को समझने के बाद उसको बताते हैं कि क्यों उसका डिसऑर्डर्ड बिहेवियर है। और इसी जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए हम क्लाइंट की अर्ली लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। ट्रांसफरेंस के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट जैसे कि क्लाइंट के रिलेशंस कैसे थे अपने पास्ट लोगों के साथ, स्पेशली पेरेंट्स वगैरह के साथ, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। मतलब बहुत सारे कारण हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके सब कुछ, और खुद के पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं। तो इन सब के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। कुछ अपने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से भी आती जाती रहती हैं चीज़ें। तो ये बेस है जो आपको अपने साथ लेके चलना है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे, लोगों से डील करेंगे, ट्रीट करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कैसे हैंडल करना है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रखें क्योंकि ये अपना बेस है। दूसरी चीज़ कि अपने एक्सपीरियंस और अपना दिमाग और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना पढ़ें, डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ें, आपको उतना अच्छा है। मैं एज अ प्रैक्टिशनर बता रही हूँ, सिंस आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तरह तरह की चीज़ें पढ़ना। सो उसको बेस बनाते हुए आप तैयारी करते रहें। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। आज हमने ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट भी पूरा कर लिया 0 to 1 कोड का, जो सेकेंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी का है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट्स को, सबको हेल्प मिले तो बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।